दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे शख्स की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिस पर आज पूरे देश को गर्व है। जो व्यक्ति अपने कमिटमेंट का इतना पक्का है कि अगर किसी व्यक्ति को जबान दे दी तो हर हालत में उस कार्य को करना उसकी आदत है। जो अपने देश से इतना प्यार करता है कि देश की खातिर बिजनेस में करोड़ों का घाटा भी सहने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको एक सच्चे भारतीय बिजनेसमैन रतन टाटा की मोटिवेशनल जीवन यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं और कई ऐसे रोचक और प्रेरणादायक किस्से जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं आज हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिख रही लाल रंग की सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। साथ ही बेल के आइकन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि हमारे आने वाले हर प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी आपको तुरंत पहुंच सके। साथ ही वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, रतन टाटा का पूरा नाम रतन नवल भाई टाटा है। उनके पिता का नाम नवल भाई टाटा है और माता का नाम सोनू टाटा है। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर सन 1937 को मुंबई के पास सूरत में हुआ था। रतन टाटा के दादा का नाम जमशेदजी टाटा था। इन्होंने ही सन 1887 में टाटा समूह की स्थापना की थी। जब रतन टाटा महज 10 साल के थे तभी उनके माता पिता का तलाक हो गया था। रतन टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने गोद ले लिया। वे उनके पास ही पले बढ़े। रतन टाटा बचपन से ही बहुत होनहार और लगन से काम करने वाले थे। रतन टाटा ने अपनी दादी नवाजबाई टाटा के पास रहकर ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा आरंभ की। कैंपियन स्कूल मुंबई से उन्होंने अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। इसके पश्चात उन्होंने कैथेड्रल स्कूल से अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और जॉन केनन स्कूल में दाखिला लिया। इसके बाद उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट का कोर्स किया। दोस्तों, रतन टाटा शुरू से ही शर्मीले और बाहरी दिखावे से दूर रहने वाले व्यक्ति थे। जब वे अमेरिका की कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे तब उन्होंने खुद टाटा परिवार का होने के बावजूद अपनी पढ़ाई का खर्च खुद उठाने का निर्णय लिया और पढ़ाई के साथ साथ ही एक होटल में बर्तन मांजने का काम भी किया। अमेरिका से अपनी डिग्रियां पूरी करने के बाद उन्होंने अपनी पहली जॉब टाटा कंपनी में ही बहुत ही साधारण पद से की। सन 1971 में रतन टाटा को टाटा समूह की रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली कंपनी नेल्को लिमिटेड का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया। उस समय टाटा की नेल्को कंपनी बहुत घाटे में चल रही थी और बंद होने के कगार पर थी। रतन टाटा ने घाटे में चल रही नेल्को को अपनी कड़ी मेहनत से फायदे में ला दिया। सन 1972 में नेल्को का मार्केट कैप 2% था, लेकिन रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने अपना मार्केट कैप 20% बढ़ा लिया और अपना घाटा भी पूरा कर लिया और प्रॉफिट में आ गई। किंतु सन 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल की घोषणा कर दी गई, जिसके कारण आर्थिक मंदी का सामना कंपनी को करना पड़ा और कंपनी लॉस में चली गई और टाटा समूह को उसे बंद करना पड़ा। यह रतन टाटा के व्यापारिक जीवन की पहली असफलता थी। इसके बाद उन्हें टाटा समूह की इम्प्रेस मिल, जो एक कपड़ा बनाने वाली मिल थी, उसका कार्यभार सौंपा गया। यह भी टाटा समूह की घाटे में चल रही एक कंपनी थी। रतन टाटा इस कंपनी को घाटे से मुनाफे में लाने के लिए कंपनी में 50 लाख का निवेश टाटा समूह द्वारा चाहते थे, जो टाटा समूह द्वारा करने से इनकार कर दिया गया और सन 1986 में घाटे में चल रही इम्प्रेस मिल को बंद कर दिया गया। इस दूसरी असफलता से रतन टाटा को बहुत निराशा हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और असफलताओं से सीखते हुए आगे बढ़ते रहे। सन 1981 में रतन टाटा को टाटा समूह की होल्डिंग कंपनियों का अध्यक्ष बनाया गया और अंत में टाटा समूह के विभिन्न पदों पर पूरे 30 साल कार्य करने के पश्चात सन 1991 में उन्हें टाटा समूह का चेयरमैन नियुक्त किया गया। रतन टाटा के चेयरमैन बनने के बाद टाटा समूह ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। चेयरमैन बनने के बाद रतन टाटा ने कई नए प्रोजेक्ट में निवेश किया। रतन टाटा ने ही टाटा कंसल्टेंसी सर्विस की स्थापना की, जो आज टाटा समूह की सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनी है। सन 1998 तक टाटा समूह केवल कमर्शियल व्हीकल ही बनाती थी, लेकिन रतन टाटा का सपना था कि कंपनी एक ऐसी कार का निर्माण करे जो पूर्णतः स्वदेशी हो।
और उन्होंने सन 1998 में अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर टाटा इंडिका को भारतीय बाजार में लॉन्च किया और इस प्रोजेक्ट पर भारी निवेश किया। टाटा इंडिका की कहानी ही उनके जुझारू और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व का परिचय देती है। सन 1998 में इंडिका के लॉन्च होने के बाद से ही इंडिका को भारतीय बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला और कंपनी अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर पाई और एक घाटे का बिजनेस साबित हुई। और टाटा समूह के शेयर होल्डर और बोर्ड पर्सन ने इंडिका कंपनी को किसी दूसरी कार कंपनी को बेचने का सुझाव टाटा को दिया और रतन टाटा को भारी मन से इस सुझाव को मानना पड़ा। रतन टाटा अपनी टीम के साथ इंडिका को बेचने का प्रस्ताव लेकर अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड के कार्यालय पहुंचे। फोर्ड मोटर्स और टाटा ग्रुप के टीम के बीच करीब 3 घंटे तक मीटिंग चली और इस मीटिंग के दौरान ही फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड ने रतन टाटा की काफ़ी बेइज्जती कर दी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मिस्टर टाटा, जब आपको कार कंपनी के बारे में जानकारी नहीं थी तो आपने यह बिजनेस क्यों शुरू किया? हम आपकी इस घाटे में चल रही कंपनी को खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। बिल फोर्ड की यह बात रतन टाटा को कांटे की तरह चुभ गई। वे होटल में सारी रात सो नहीं पाए। उनके कानों में बिल फोर्ड के वही शब्द गूंजते रहे और वे दूसरे दिन बिना डील को फाइनल किए अपनी टीम को वापस लेकर इंडिया लौट आए और यह संकल्प ले लिया कि टाटा इंडिका को फायदे का सौदा बनाकर ही रहेंगे। और वे जी जान से जुट गए। उन्होंने कई बदलाव किए, मार्केट सर्वे किया और धीरे धीरे टाटा इंडिका चल पड़ी और कंपनी का प्रॉफिट कई गुना बढ़ गया। उन्होंने इंडिका के कई दूसरे मॉडल भी लॉन्च किए और उनके जिद और जुनून के दम पर ही टाटा इंडिका टाटा समूह की सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने वाली कंपनी बन गई। और उधर फोर्ड कंपनी अपने लैंड रोवर और जैगुआर मॉडल के कारण काफ़ी तेज़ी से घाटे में जाने लगी और बिल फोर्ड को यह निर्णय लेना पड़ा कि घाटे में चल रही लैंड रोवर और जैगुआर को बेच दिया जाए। और रतन टाटा ने बिल फोर्ड को लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदने का प्रस्ताव दिया। बिल फोर्ड तुरंत तैयार हो गए और उसी तरह अपनी टीम के साथ टाटा के कार्यालय पहुंचे। और वही बिल फोर्ड जिसने कभी रतन टाटा का अपमान किया था, उन्होंने मीटिंग में शर्मिंदा होकर कहा, मिस्टर टाटा, आप लैंड रोवर और जैगुआर को खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। दोस्तों, रतन टाटा के बारे में एक बात बहुत प्रचलित है कि अगर वे किसी से कोई वादा कर लेते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करते हैं। 26/11 का आतंकवादी हमला जब उनके ताज होटल पर हुआ था तब पूरा होटल बर्बाद हो गया था, लेकिन उन्होंने कुछ ही दिनों में उसे पूरा नया बना डाला। और इस घटना में उनके जितने भी कर्मचारी मारे गए थे या घायल हुए थे, उनके परिवार की पूरी आर्थिक जवाबदारी अपने ऊपर ली। उनके बच्चों की पढ़ाई, शादी और इलाज का खर्च खुद उठाया। रतन टाटा अपने वचन के इतने पक्के हैं और इतने उसूल वाले हैं कि जब ताज होटल पर हमला हुआ सभी जानते थे ये आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उसके कुछ समय बाद ही पाकिस्तानी सरकार को अपनी पुलिस फोर्स के लिए नई गाड़ियों की ज़रूरत पड़ी और पाकिस्तानी सरकार ने टाटा कंपनी को 100 गाड़ियों का ऑर्डर दिया, लेकिन रतन टाटा ने उन्हें गाड़ियां देने से इनकार कर दिया। वे करोड़ों रुपए का नुकसान झेल गए, लेकिन अपने दुश्मन देश को गाड़ियां देने से इनकार कर दिया। रतन टाटा हैं। एक लड़की ने उन्हें प्यार में धोखा दिया। जिंदगी भर उन्होंने शादी नहीं की, पूरी उम्र कुंवारे रहकर गुजार दी। उनके निर्देशन में टाटा समूह ने नई ऊंचाइयों को छुआ। कई विदेशी कंपनियों को टाटा समूह ने खरीद लिया और टाटा समूह का साम्राज्य दिन पर दिन बढ़ता चला गया। आज टाटा ग्रुप में 100 से ज़्यादा कंपनियां शामिल हैं और टाटा समूह का करीब 150 देशों में व्यापार फैला हुआ है। टाटा समूह ने ब्रिटिश कार ब्रांड जैगुआर और लैंड रोवर को खरीदने के बाद भी कई कंपनियों को खरीदा। सन 2000 में टाटा ने कनाडा की टी बैग बनाने वाली कंपनी टेटली को खरीदा। सन 2004 में साउथ कोरिया की डेबू कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी को खरीदा। सन 2007 में लंदन की कोरस ग्रुप को खरीदा, जो स्टील बनाने वाली कंपनी है। इसके अलावा रतन टाटा नई टेक्नोलॉजी और बाजार में नए नए व्यापारों पर निवेश करते रहे। इंटरनेट और ऑनलाइन की ताकत को समझते हुए टाटा ने कई इंटरनेट आधारित स्टार्टअप जैसे ओला कैब, पेटीएम, शाओमी, स्नैपडील, कारदेखो.com, ब्लू स्टोन, अर्बन लैंडर जैसे स्टार्टअप पर निवेश किया। 28 दिसंबर 2012 को
रतन टाटा ने टाटा समूह के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया और साइरस मिस्त्री को नया चेयरमैन बनाया। लेकिन कुछ समय बाद ही वे साइरस मिस्त्री की नीतियों से सहमत नहीं हुए और उन्हें चेयरमैन पद से हटा दिया। आज टाटा समूह में 6 लाख से ज़्यादा कर्मचारी कार्य करते हैं। रतन टाटा ने अपने 21 वर्ष के कार्यकाल में टाटा समूह को 40% ग्रोथ दिलाई और 50% प्रॉफिट बढ़ाया। इतनी सफलताओं को हासिल करने के बाद भी रतन टाटा ने कभी इस सफलता का दिखावा नहीं किया। आज भी उनका रहन सहन अत्यंत साधारण है। वे साधारण जिंदगी जीना पसंद करते हैं। आज भी वे मुंबई में अपने पुराने मकान में ही रहते हैं और उनके कमरे में ढेरों पुस्तकें हैं। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक है और आज भी वे नई नई किताबों को हमेशा पढ़ते रहते हैं। श्री रतन टाटा को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं 26 जनवरी 2000 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 26 जनवरी 2006 को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 14 फरवरी 2008 को उन्हें नेस्कॉम ग्लोबल लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 2006 में टाटा को कॉर्नेल विश्वविद्यालय द्वारा 26वें रॉबर्ट एस सम्मान से सम्मानित किया गया। उन्हें हाल ही में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के मानद डायरेक्टर की उपाधि हासिल हुई है और सन 2007 में फॉर्च्यून पत्रिका में उन्हें व्यापार क्षेत्र के 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे आने वाले हर ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल वीडियो की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।